हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की क्लास 12th की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at axial point and at equatorial point. Electric field intensity due to electric dipole at axial point and at equatorial point. Axial point पर इंटेंसिटी हमारे पास में आई थी कुछ 2 kp अपॉन एक्स क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारे पास में इंटेंसिटी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आई थी kp अपॉन एक्स क्यू। तो एक्शियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए आज की जो हमारी हेडिंग है वो कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का मतलब है थीटा ग्रेटर देन 0 बट सॉरी ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। थीटा जो है यहां पर वो कितना है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 की बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस है, देखिए किस तरह से। सपोज मैं दोबारा से यहां पर एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज कीजिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है गाइस वो है यहां पर 2a। नाउ अब जो आपका पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो कहां है, वो कुछ इस तरह से है यहां पर P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि डाइपोल से कुछ थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यह आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। और ये जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P डाइपोल से कुछ थीटा एंगल पर अलाइंड है। इससे पहले अच्छा इसकी डिस्टेंस भी हम x मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x। पहले ये पॉइंट P क्या था, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्सिस था। उसके बाद ये पॉइंट P कहां गया, ठीक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब ये पॉइंट P जो है वो इन दोनों के बीच में है गाइस, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर आप देखें इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है P, माइनस से प्लस की डायरेक्शन में। अब यहां पर इस रैंडम पॉइंट पर, आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को या इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व करें। सपोज कीजिए अगर आपकी इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, नेट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है E, तो इंटेंसिटी का अगर मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, E cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा। आपको समझ आ रहा है? ठीक है। या फिर इसको नहीं रिजॉल्व करके हम देखते हैं वापस, हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं गाइस, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात बाद में करें। देखिए डाइपोल मोमेंट से थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। देखिए इधर देखिए ये आपका डाइपोल है। अगर मैं इस डाइपोल को क्या करता हूं, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इंक्लाइन कर देता हूं इस तरह से। इस एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, इसको, इस डाइपोल को इंक्लाइन कर देते हैं। तो यहां पर जो देखिए यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, P, P वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, P वेक्टर। अब इस P वेक्टर को अगर मैं दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा P वेक्टर cos थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर P वेक्टर sin थीटा।
P वेक्टर cos थीटा एंड P वेक्टर sin थीटा। देखिएगा इस डाइपोल को माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल को मैंने क्या किया है, इस थीटा एंगल पर अलाइन कर दिया है। जब थीटा एंगल पर अलाइन कर दिया है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ गया P वेक्टर। जब ये इस डायरेक्शन में आ गया तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पर अलाइन हो गया, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट आएगा, P cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा P sin थीटा। सिमिलरली अगर ये वाला डायरेक्शन देखा जाए तो ये वाला डायरेक्शन आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब अगर इस डाइपोल की वजह से, इस ये जो अलाइन डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं क्या। इस डायरेक्शन में P अगर आपका ये आ रहा है तो इंटेंसिटी भी कहां आएगी, इसके अलोंग आएगी। सपोज हम इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्सिस वाली इंटेंसिटी की कंडीशन लेते हैं, तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी, पैरेलल टू द एक्सिस। इंटेंसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E cos थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा E sin थीटा। देखिए इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन के अंदर मैं डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी कंसीडर करता हूं, तो इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट E sin थीटा। क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दोबारा से समझिएगा, मैंने क्या किया है, इस डाइपोल को इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलोंग क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। अगर मैंने इसको अलाइन कर दिया तो डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स हो गए। सिमिलरली अगर डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हो गए तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट E cos थीटा कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्सियल कंपोनेंट, और E sin थीटा जो है आपका ये हो गया इक्विटोरियल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया गाइस, इक्विटोरियल कंपोनेंट। नाउ तो यहां पर नेट देखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें एट पॉइंट P, E वेक्टर वो हो जाएगी आपकी E हॉरिजॉन्टल या E x वेक्टर प्लस E y वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगी एक, और दूसरी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में। अब देखिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में ऑलरेडी यहां पर होती है। देखिए Ex क्या हो जाएगा यहां पर, E एक्सियल cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, E इक्विटोरियल sin थीटा। E एक्सियल cos थीटा प्लस E इक्विटोरियल sin थीटा। Ex को मैं लिख रहा हूं E एक्सियल cos थीटा, और E इक्विटोरियल को लिख रहा हूं E को लिख रहा हूं E इक्विटोरियल sin थीटा। नाउ E एक्सियल की वैल्यू देखिए, E एक्सियल की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2kp अपॉन एक्स क्यूब cos थीटा प्लस kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा। 2kp अपॉन एक्स क्यूब cos थीटा प्लस kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा। यहां तक क्लियर है क्या सबको? देख लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे बेटा। अगर आपको रैंडम पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये पॉइंट जो है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट के एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के बीच में है, ना, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, इंटेंसिटी आएगी तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम में आएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम में आएगी। नाउ अब देखिए यहां पर तो सिर्फ E का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा गाइस, E का मैग्नीट्यूड यहां पर हो जाएगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन x6 cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन x6 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए आगे यहां से E की वैल्यू
क्या बनती है 4k² p² cos² थीटा अपॉन x6 प्लस k² p² sin² थीटा अपॉन x6। नाउ अब देखें जरा, तो यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ जाएगा आपके पास में यहां से जो कॉमन आ रही है टर्म, उनको अगर हम बात करें तो kp अपॉन x³ होल रूट 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, क्या इस तरह से लिखा जा सकता है kp अपॉन x³ रूट 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। यहां पर kp अपॉन x³ को एज इट इज रखें, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा को मैं इस तरह से ब्रेक कर रहा हूं, 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो यहां से cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो है वो आपका बन जाता है गाइस 1, तो ये रह जाता है 1 प्लस 3 cos² थीटा। आपके पास में जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान रखिएगा kp अपॉन x³ रूट 1 प्लस 3 cos² थीटा आ जाएगा, kp अपॉन x³ रूट 1 प्लस 3 cos² थीटा। यही आपके पास में इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा। किस तरह से, देखिए अगर यहां पर हम स्पेशल केस कंसीडर करें, अब देखिए जो प्रीवियसली हमारे दोनों केसेस थे ना वो यहां से प्रूफ होते हैं। स्पेशल केस क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब पॉइंट P कैसा है, इज एक्सियल पॉइंट। पॉइंट P आपका कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। थीटा 0 होने का मतलब पॉइंट P डाइपोल से कहां आ गया है, ये आपका डाइपोल है -q और ये +q, और पॉइंट P यहां पर है, इसका मतलब थीटा कितना है 0। एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए अगर मैं इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos² 0, थीटा की जगह यहां पर 0 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है गाइस, तो E की वैल्यू हो जाएगी kp अपॉन x³ 1 प्लस 3 इज 4 और 4 का रूट 2, तो वैल्यू आती है देखिए 2 kp बाय x³। ये E एक्सियल आ जाएगी वैल्यू आपके पास, यही आई थी हमारे पास में, जो कि यहां से भी प्रूफ होती है। देख लीजिए स्पेशल केस, और इसी तरह से मैं साइड में बना रहा हूं, ठीक है। केस सेकंड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, अगर आपका थीटा क्या हो 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब पॉइंट P इज एट इक्वेटर, इक्वेटोरियल। पॉइंट P कहां पर है, इक्वेटोरियल, मतलब परपेंडिकुलर टू दी डाइपोल। परपेंडिकुलर टू द डाइपोल होगा तो देखिए उसके लिए वैल्यू kp अपॉन x³ रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos² 90, cos 90 0 होता है तो kp की वैल्यू kp अपॉन x³ रूट 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये kp बाय x³ ही आएगा। ये आपकी यही वैल्यू थी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू यही होती है गाइस, इक्वेटोरियल। तो देखिए यहां से ये दोनों केसेस, केस 1 और केस सेकंड, दोनों प्रूफ हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसी रैंडम पॉइंट पर, मतलब ना एक्सियल पॉइंट पर और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अगर किसी रैंडम पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास वो यही आएगा बच्चों, kp अपॉन x³ रूट 1 प्लस 3 cos² थीटा। यहां पर आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपको रिलेशन मिल जाएगा। इट इज क्लियर टू ऑल। तो देखिए ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट वेरियस पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है टॉर्क डेवलप्ड, टॉर्क डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा यहां पर वो क्या आता है, टॉर्क डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं सभी,
मैंने बताया था आपको, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की फील्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं गाइस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू मान लीजिए इसकी ई है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द एरिया। यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अज्यूम करता हूं। सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू, जिसकी वैल्यू है प्लस क्यू और माइनस क्यू, डिस्टेंस है यहां पर 2a। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पर अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पर अलाइंड है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके क्या करता हूं, रिलीज कर देता हूं, छोड़ देता हूं, तो क्या ये यहां पर रहेगा? क्या ये यहां पर नहीं रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि देखिए प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ई। क्लियर है? माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बेटा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू ई। पता है ना, हमने पहले बात कर रखी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर Q इंटू ई वैल्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा सबको? चलिए, तो इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में। तो क्या ये जो आपका चार्ज है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सिस्टम इस कंडीशन में आ जाएगा कि यहां से रोटेट करेगा इधर और यहां से रोटेट करेगा इधर। इसका मतलब क्या होगा कि इस डाइपोल पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो है वो जीरो है। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो है वो क्या है? जीरो। ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होता है गाइस? ट्रांसलेशन फोर्स या ट्रांसलेटरी फोर्स वो फोर्स होता है जो आपके सिस्टम की पोजीशन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिस्टम की पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। उस वो वाला फोर्स यहां पर जीरो है, क्योंकि बेटा इस पर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, जितना आगे की तरफ लग रहा है उतना ही पीछे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब ये आपका डाइपोल अपनी पोजीशन यहां से बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। डाइपोल अपनी पोजीशन यहां से बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। ठीक है ना? तो देखिए, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल, ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, दोनों ही चार्जेस पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम करें अगर, तो फोर्स क्या हो जाएगा गाइस? क्यू ई माइनस क्यू ई, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू ई, कैंसल आउट होकर के नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। हैंस, इसका मतलब क्या है? हैंस डाइपोल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। डाइपोल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डाइपोल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? नेट ट्रांसलेशन फोर्स जो है वो जीरो हो गया। बट क्या यहां पर डाइपोल इक्विलिब्रियम में है? क्या आपका ये जो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है गाइस? तो उसका आंसर है नो, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्योंकि अगर हमने रोटेशनल डायनामिक्स 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में आने की दो कंडीशंस होती है। एक तो उसका ट्रांसलेशनल फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, प्लस सेकेंड थिंग उसका रोटेशनल फोर्स जो है वो भी जीरो होना चाहिए। उस पर जो रोटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी जीरो होना चाहिए। अब ये रोटेशनल फोर्स क्या होता है? रोटेशनल फोर्स और कुछ नहीं होता है, टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क कैसे जनरेट होता है देखिएगा, बट ड्यू टू कपल फोर्स generated in dipole, a torque is applied on it, due to which it rotate on its own axis, its own axis। देखिए कपल फोर्स या कपल क्या होता है गाइस? अगर मैं यहां पर बात करूं, कहां गया कपल फोर्स?
कपल फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला, दो डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। ध्यान रखिएगा, कपल फोर्स किसको कहते हैं, दो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट लाइन ऑफ एक्शन जो होता है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब लाइन ऑफ एक्टिंग पॉइंट, वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स एक्ट ऑन ए स्टीयरिंग ऑफ अ कार। एक कार होती है ना, कार के स्टीयरिंग की बात करें अगर हम, देखिए कार का स्टीयरिंग कुछ इस तरह से होता है, ये कार का स्टीयरिंग है। अब आप जब कार के स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो एक फोर्स कहां लगाते हैं, इस डायरेक्शन में, और उतना ही एक फोर्स कहां लगाते हैं, इस डायरेक्शन में। क्या दोनों हैंड से फोर्स इस तरह से नहीं लगता, एक हाथ इस तरफ मुड़ रहा होता, दूसरा हाथ इस तरफ मुड़ रहा होता। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगा रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये एक्ट हो रहा है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक ही डायरेक्ट मतलब एक ही लाइन पर एक्ट नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट में एक कपल फोर्स जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से इसको टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है, और ये स्टीयरिंग जो है ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाता है। आप यही एग्जांपल किसी में भी देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ये पेन है तो इस पर भी मैं क्या करता हूं गाइस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो मैंने इनके दोनों कॉर्नर्स पर जो दो फोर्स लगाए हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें भी क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा लेकिन अपनी पोजीशन पर रोटेट जरूर कर सकता है, और रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर, उसी फोर्स को हम एंगुलर फोर्स या टॉर्क कहते हैं। देयरफॉर मैंने क्या लिखा है यहां पर, हैंस डायपोल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है इसका, बट ड्यू टू कपल फोर्स जनरेटेड इन डायपोल अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट ड्यू टू विच इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये अपनी एक्सिस पर क्या कर जाएगा गाइस, रोटेट कर जाएगा। इट इज क्लियर टू ऑल? ठीक है, हैंस देयरफॉर हाँ, टॉर्क जनरेट लिख लिया ना हमने, ठीक है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब ये टॉर्क, जो टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आइए, टॉर्क जनरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क जनरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है गाइस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन। टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात करते हैं इसके बारे में। आइए, फोर्स तो क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं ना, ठीक है, उन दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ अब मैं अगर डायग्राम यहां पर देखिए दोबारा से बनाता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इस तरह से हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, यहां पर आपका एक डाइपोल था, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस जो थी वो थी यहां पर 2a। चलिए, ये थीटा एंगल पर अलाइन थी। नाउ अब इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है क्यू, और इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस क्यू ई। तो देखिए, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे गाइस, यहां से एक परपेंडिकुलर मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, और इस डायरेक्शन में भी एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूं। इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, और इस साइड को मान लेता हूं ओ। देखिए, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी आपका थीटा ही होगा।
नाउ अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, क्या ये AO जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या लाइंस ऑफ एक्शन के? नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल है, प्लस ये इस फोर्स के भी पैरेलल है, तो AO आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली BO। BO जो डिस्टेंस है, क्या ये इस लाइन ऑफ एक्शन के ठीक परपेंडिकुलर है? हाँ, यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन के भी परपेंडिकुलर है। जी हाँ, BO डिस्टेंस जो है वो इस फोर्स से भी क्या कर रही है? परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई हमारी, वो कौन सी हो जाएगी गाइस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी OB कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? OB। इस OB की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? फ्रॉम ट्राइंगल OAB। OAB ट्राइंगल दिख रहा है, इस OAB ट्राइंगल में से साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। इस OAB ट्राइंगल का साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? OB, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका? AB। ठीक है, साइन थीटा OB की वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन AB की वैल्यू हम जानते हैं, विच इज 2a। क्या A से लेके B तक जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डिस्टेंस ही है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की डिस्टेंस ही है, और ये कितनी है? 2a। तो यहां से OB की वैल्यू हो जाती है गाइस 2a साइन थीटा। OB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a साइन थीटा। चलिए, 2a साइन थीटा अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा यहां पर? देयरफॉर टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा? टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला यही है, फोर्स की वैल्यू है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो QE, और ये हो गया 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा। क्लियर है गाइस? टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब अगर मैं इसको 2a साइन थीटा लिखता हूं तो यहां से Q इंटू 2a को P लिखा जा सकता है, P लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, क्योंकि Q डॉट 2a इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बन जाता है। हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू आ जाती है गाइस PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। क्लियर है सभी को? इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें, देखिए इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं बात करूं, क्योंकि टाउ इज अ व्हाट? एंगुलर फोर्स, तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहें तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड स्क्रू रूल जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए P भी आपका वेक्टर है और E भी यहां पर आपका वेक्टर है। P इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। E इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगेन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा है। टॉर्क इज व्हाट? अगेन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर रिजल्ट में आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देता है तो इसका मतलब ये किस तरह का प्रोडक्ट है गाइस? ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यह आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में बाय, मैं लिख देता हूं नीचे, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल देख लीजिए इस तरह से। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? देखिए, इस डायरेक्शन में आपका P है, इस डायरेक्शन में E है, तो अगर मैं P से E की तरफ हमारे फिंगर्स को टिल्ट करता हूं तो मेरा थंब जो है वो क्या देता है मुझे? एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन। एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? टॉर्क। तो P क्रॉस E आपको क्या देगा? टॉर्क देगा। इट इज क्लियर टू यू? दिस इज योर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये आपके टॉर्क की वैल्यू हो जाती है PE साइन थीटा या फिर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, जल्दी से इसमें एक कंडीशन देख लेते हैं लास्ट। आइए, स्पेशल केस 1, फर्स्ट केस क्या? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। थीटा यहां पर क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास में PE साइन थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू यहां पर 0 डिग्री है
तो टाउ हो जाएगा गाइस पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और टॉर्क आपका क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक पैरेलल है, ये कंडीशन कैसे शो होगी, देख लीजिए ये कंडीशन किस तरह से शो होगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इस तरह अलाइंड है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। हाँ, तो यहां पर एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। ये कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए यहां पर इस पर लगने वाला ट्रांसलेटरी फोर्स और रोटेशनरी फोर्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब यहां पर ये ना तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ना ही ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी। इस वजह से इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली सेकंड कंडीशन की बात करूं अगर मैं, तो थीटा यहां पर कितना है हमारा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, कि थीटा 90 डिग्री हो गया तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ या 1 होती है, नॉट 0। इट इज टाउ इज इक्वल्स टू पीई। पीई इज व्हाट, मैक्सिमम। ये कंडीशन में जो इस पर टॉर्क अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या कंडीशन है ये, देखिए इस तरह से, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरह से अलाइंड है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आपका जो पी वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 90 डिग्री एंगल पर होगा। इस केस में इस पर जो टॉर्क अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। थर्ड केस, लास्ट केस, इसी तरह से देखते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू दोबारा से गाइस 0 होती है, क्या होती है, 0। तो यहां पर भी टॉर्क क्या आएगा आपका, 0, मतलब एंगुलर फोर्स 0। ट्रांसलेटरी फोर्स तो पहले ही 0 था, यहां पर भी एंगुलर फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब बॉडी यहां पर भी इक्विलिब्रियम में होगी। कहां होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। देख लीजिए ये कंडीशन किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से। यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कुछ इस तरह से अलाइंड होगा। यहां पर माइनस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज, ताकि पी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, तभी तो दोनों 180 डिग्री होंगे। ये कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से ये तीनों स्पेशल केसेस हो जाते हैं गाइस, थीटा 90, थीटा 0 एंड थीटा 180 डिग्री। और यहां पर कंप्लीट हो जाता है आपका टॉर्क डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।